मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के सम्स खत्म किए। एग्जाम्पल नंबर 12 तक मैंने किया था और एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 आपको होमवर्क में करने को बोला था। ठीक है, आपने कर दिए होंगे। अब टाइप 3 का मैंने टाइटल लिखा है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल इन एडिशन रूल, दैट इज मिक्स एप्लीकेशन ऑफ बोथ, दोनों की मिक्स एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर आपको फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। फॉर्मूले वर्ड्स के आधार पे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आपको एग्जाम्पल के अंदर बोथ दिया होगा या एंड दिया होगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, वर्ड देखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है। बोथ एंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दूसरी बात, एनी वन दिया होगा या ओनली वन दिया होगा। एनी वन, ओनली वन, तो एनी वन, ओनली वन, उसका मतलब हुआ ए अकर्स नॉट बी, ए बने छे बी નથી બનતું, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और अथवा बी अकर्स नॉट ए, बी बने छे ए નથી બનતું, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। एनी वन, ओनली वन, सिर्फ एक इवेंट बनती है, मतलब दूसरी नहीं बनती है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, और इसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। जिसके ऊपर डैश नहीं दिया है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, यहाँ डैश नहीं दिया है तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। ठीक है, तो ये एनी वन या ओनली वन। थर्ड नंबर, एटलीस्ट वन होगा, ये तो पहले भी हम सीख चुके हैं। और होगा या आइदर और होगा। एटलीस्ट वन और या आइदर और आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एटलीस्ट वन और या आइदर और का फॉर्मूला। और फोर्थ नंबर, अगर आपको एग्जांपल के अंदर दिया है नॉन या नाइदर नॉर, ये भी पहले से आ गया है। नॉन दिया है या नाइदर नॉर दिया है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये चार फॉर्मूले वर्ड्स के आधार पे आपको फॉर्मूला रखना है, वो खास देखना। बोथ या एंड दिया है तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एनी वन दिया हुआ है, ओनली वन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। एटलीस्ट वन दिया हुआ है, और दिया हुआ है, आइदर और दिया हुआ है, तो एज यूजुअल हम पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करते थे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और लास्ट में ये भी पहले से आ चुका है, नॉन दिया है, नाइदर नॉर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसका फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख दो, फिर मैं आगे इसके सम्स पढ़ा रहा हूँ। टाइप 3 आज स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, इतना लिख दो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। नाउ ये टाइप 3 के अंदर फर्स्ट एग्जांपल, राकेश एंड मंजू अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। सेम पोस्ट की 2 वैकेंसी है, उसके लिए राकेश और मंजू दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ राकेश सिलेक्शन इज 1/3। राकेश सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे के रखी है 1/3। चलो देखो, टाइप 3 के अंदर ये T3 मतलब टाइप 3। टाइप 3 के अंदर एग्जाम्पल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ
राकेश सिलेक्शन, राकेश के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी हुई है 1/3। आगे एंड दैट ऑफ मंजू सिलेक्शन इज 3/5। मंजू सिलेक्ट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मंजू सिलेक्शन, मंजू सिलेक्ट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे उसकी वैल्यू है 3/5। ठीक है, अब आगे क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नंबर 1 बोथ विल बी सिलेक्टेड, नंबर 2 ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नंबर 3 नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, और नंबर डी आप लिख देना पैम्पलेट के अंदर एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, ऐसा पैम्पलेट के अंदर डी लिख देना। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो देखो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां वर्ड आया बोथ, बोथ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3 इंटू 3/5। अब यहाँ 1/3 इंटू 3/5, 3 कैंसल, आंसर मिलेगा 1/5। सेकेंड नंबर प्रोबेबिलिटी दैट only one of them will be selected, only one of them will be selected, only one of them will be selected। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? तो राकेश सिलेक्ट हो रहा है, मंजू सिलेक्ट नहीं हो रही है, बी डैश, या फिर मंजू सिलेक्ट हो रही है, राकेश सिलेक्ट नहीं हो रहा है, એટલે ए डैश, राइट। तो यहाँ हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालेंगे हम 1/3 माइनस 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/5। चलो यहाँ मुझे एलसीएम 15 मिलेगा, लसा 15 મળે, 3 × 5 15, तो 5 × 1 5, 3 × 1 3। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम 5 निकला, तो दोनों में 5 है तो 3 - 1 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 - 3 तो 2/15 प्लस 3 - 1 अगेन 2/5। अब फिर से एलसीएम निकालूंगा मैं, 15 होगा, लसा 5 6 15 6, तो एलसीएम कितना निकला 15। तो 15 1 जा 15, 15 एका 15 एंड 5 3 जा 15, 5 3 15। तो 1 × 2 मतलब 2 प्लस 3 × 2 मतलब 6, तो आंसर मुझे मिलेगा 8/15, 8/15। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ये नॉन वाला हम हमेशा लास्ट में करेंगे, उसके पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी मतलब डी मैंने जो लिखने को कहा था एक्स्ट्रा, एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, वो हमको पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं फर्स्ट नंबर कैलकुलेट किया हूँ, यहाँ सेकंड नंबर कैलकुलेट किया हूँ, और यहाँ 4 नंबर ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एटलीस्ट 1 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, वैल्यूज डालेंगे अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 प्लस बी 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी 1/5। तो यहाँ मुझे एलसीएम फिर से 15 मिलने वाला है, 3 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 3 से, 5 को 3 से,
तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 5 प्लस 9 14, 14 माइनस 3 11, सो आंसर इज 11 बाय 15। तो ये एटलीस्ट 1 का मिला। अब मुझे फाइंड करना है 3 नंबर मतलब सी में आपको क्या दिया था, नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी दैट नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नॉन आया इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 आया तो ए यूनियन बी फाइंड किया, यहाँ पे ओनली 1 था इसलिए ये फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, और यहाँ पे बोथ दिया हुआ था इसलिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला था 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपको मिला था 11 बाय 15, वो वहां रख दूंगा 11 बाय 15। सो एलसीएम अगेन 15 हुआ, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 11, सो 15 माइनस 11 इज 4 बाय 15। समझ गए? तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1 वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे, एग्जांपल नंबर 3 करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 करा रहा हूं। थर्ड एग्जांपल 3 में X speaks truth in 40% cases. X 40% કિસ્સાઓમાં સાચું બોલે છે and Y in 80% cases. Y 80% cases के अंदर सच बोल रहा है। In what percentage of cases they are likely to contradict each other? Contradict मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, असहमत थશે। एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, समझे? दूसरा सच बोल रहा है तो पहले वाला झूठ बोल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास। एक दूसरे से ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। एग्री इच अदर मतलब બંને એકબીજા સાથે સહમત થશે, રાઈટ? ચલો देखो, X speaks truth in 40% cases. Example number 3, probability that X speaks truth, X सच बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लिखेंगे 40% था तो 40/100 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी दैट Y speaks truth, Y सच बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो कितने परसेंटेज केसेस में सच बोल रहा है आपको दिया होगा, 80% केसेस में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिखेंगे 80/100। मुझे कुछ भी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ही चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 40/100 इंटू 80/100। मैं सिर्फ 2 जीरो कैंसिल कर रहा हूं और कुछ कैंसिल नहीं करूंगा, 32/100 मिलेगा। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया था, probability that they are likely to contradict each other. मैंने आपको बताया अभी, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट ओपिनियन, एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है दूसरा सच बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली वन वाला फॉर्मूला लगेगा, ए सच बोल रहा है मतलब एक्स सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, बी डैश, या फिर बी सच बोल रहा है और ए झूठ बोल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखेंगे हम। तो ए हमारा था 40/100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी मिला 32/100, ये मेरा पैरा ब्रैकेट है, प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो बी आपका था 80
80/100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 32/100। चलो अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, 40 से 32 माइनस कर दो क्योंकि डिनोमिनेशन એટલે છેદ સરખા જ છે, तो 8/100 प्लस 80 में से 32 माइनस करो तो आई थिंक 48 होगा। 48/100 80 मांथी 32 माइनस कर्यो 80 माइनस 32 48 मिला। 48 प्लस 8 करने से 56 मिलेगा, तो 56/100। लेकिन आपको आंसर परसेंटेज में मांगा है। सर ऐसा कहां लिख के दिया है, देखो अंदर, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। मतलब परसेंटेज में आपको आंसर लिखना है, परसेंटेज में आंसर लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आंसर मिलेगा 56%। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट एक बीजा साथे सहमत नहीं थता, एक दूसरे से ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं दोनों। फिर अग्री ईच अदर, एक दूसरे से अग्री करेंगे। अब एक दूसरे से अग्री करेंगे, वो फाइंड करने के पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसका फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना था, देखो 40/100 था, तो इसका 40 लिखता हूं, प्लस बी 80/100 था, उसका 80 लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी 32 था, तो उसका 32 डिवाइड बाय 100। 40 प्लस 80 माइनस 32 करीशु, 40 प्लस 80 माइनस 32 किया तो 88 मिला, तो 88/100। अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो 1 से 88/100 माइनस करना है, सो 100 इंटू 100, 100 से 88 माइनस करो 12 मिलेगा, तो 12/100। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो अब आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल नंबर 3 था, प्रोबेबिलिटी दैट they are likely to agree each other। दोनों एक दूसरे के साथ अग्री करेंगे, मतलब बन्ने एक बीजा साथे सहमत थशे। अब दोनों एक दूसरे से अग्री करते, ऐसा कब बोल सकते हो? पहला केस, या तो दोनों सच बोल रहे तो दोनों एग्री हुए एक दूसरे के साथ, हाँ क्या ना, ठीक है, या फिर दोनों झूठ बोल रहे तो भी एक दूसरे के साथ एग्री हुए, ऐसा कहलाएगा। समझे? सच बोल रहे, ए भी सच बोल रहा है, एक्स भी सच बोल रहा है, वाई भी सच बोल रहा है, तो दोनों एक ही वे में आंसर दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से अग्री करते हैं। समझे? एक्स झूठ बोल रहा है, वाई भी झूठ बोल रहा है, तो भी दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अग्री करते हैं। समझ गए? तो दोनों एक दूसरे से अग्री कब करेंगे? या तो दोनों सच बोल रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये दोनों का वैल्यू मुझे प्लस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना था, ये रहा, मैंने फॉर्मूला के अंदर रख कर वैल्यू उसकी निकाली है, 32/100 था, प्लस दोनों झूठ बोल रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो भी मैंने निकाल के रखा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसका वैल्यू कितना मिला, 12/100। तो दोनों का समेशन कर दो, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 44/100। परसेंटेज में आंसर मांगा है, इंटू 100 कर दूंगा तो कितने परसेंटेज हो गया, 44%। 44%। 44% के अंदर एक दूसरे से अग्री करेंगे और 56% एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट ओपिनियन रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 किया है, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में दिया है। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करके 2 सम्स बोर्ड पे से लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ टाइप 3 के अंदर डायरेक्टली हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 6 देखना इधर।
एग्जाम्पल 6. ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3. कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है. तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट contractor will get plumbing contract. कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, दी हुई है, कितनी दी है 2/3. फिर आगे दूसरा सेंटेंस, एंड दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. उसको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है नॉट गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. तो लिखेंगे हम यहाँ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. उसको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसका मतलब बी डैश दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होती तो हम पी ऑफ बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला है, नॉट गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है. आपको कितने दी हुई है, तो 5/6 दिया हुआ है. इसका मतलब मुझे यहाँ पी ऑफ बी पहले फाइंड करना पड़ेगा. 1 माइनस पी ऑफ बी डैश लिखेंगे तो 1 माइनस 5/6 करने से 6 इंटू 1 6 माइनस 5 1, तो 1/6 मिलेगा. ये पी ऑफ बी का वैल्यू हुआ. आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एटलीस्ट वन प्रोबेबिलिटी, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस है. अब तीसरा सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उसको किसी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. चल, अब एटलीस्ट वन दिया हुआ है, देखो एटलीस्ट वन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे दिया. एटलीस्ट वन और आइदर और मतलब ए यूनियन बी. तो एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की प्रोबेबिलिटी है आई थिंक 3/8 दिया है. 3/8 दिया है. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ. दोनों मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. अब ये एग्जांपल के अंदर आप 100% कंसंट्रेशन रखना है. यहाँ पे बोथ दिया हुआ है, 99% बच्चे यहाँ गलत करेंगे. बोथ दिया हुआ है तो सर आपने तो बताया था बोथ दिया हुआ है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख देंगे. बात सही है, लेकिन यहां ऐसे नहीं होगा, गलत है. क्यों? क्योंकि यहां मुझे ए यूनियन बी पहले से दे के रखा है, तो मुझे ए यूनियन बी का यूज करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ये ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा साइन में है, माइनस, सामने ट्रांसफर करो तो प्लस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको सामने लेकर जाऊंगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब वैल्यू लिख दो. बोथ दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नहीं लिखना है. क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर आपको ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ था. ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/8. सर ये कहां से लाए? ये रहा एटलीस्ट वन. तो एटलीस्ट वन आए तो क्या लिखते हैं हम, ए यूनियन बी. ठीक है, तो ए यूनियन बी दिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा. अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, तो ये रहा 2/3.
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6। मुझे बी डैश दिया हुआ था, उसके ऊपर से मैंने पी ऑफ बी फाइंड किया, माइनस ए यूनियन बी वो भी दिया हुआ है 3/8। अब 3, 6 और 8 उसका एलसीएम 24 निकलेगा। 3 8 जा 24, 3 8 24, 6 4 जा 24, 6 चौके 24, 8 3 जा 24, 8 3 24। तो 8 इंटू 2 करके 16 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 1 करके 4 लिखना है, माइनस 3 इंटू 3 करके 9 लिखना है। तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 9 तो 11। सो आंसर इज 11/24, 11/24। अंडरस्टैंड? यहाँ बहुत उतावल करके P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख दिया, आंसर गलत, मार्क्स 0। ये याद रखना, क्योंकि A यूनियन B दिया हुआ है, इसलिए A यूनियन B के फॉर्मूले से A इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ओके, चलो देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल नंबर करा रहा हूं आपको 7। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम है, वो 3 स्टूडेंट्स को करने के लिए दिया है, ठीक है। ए बी सी, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/4, 1/5। यहां 3 इवेंट्स है, देखना यहां फॉर्मूला ही बदलेगा, मैंने पहले से नहीं लिखाया था, अभी इस सम के अंदर लिखूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12। अब एग्जांपल नंबर 12 के अंदर क्या है, फिर से देख रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, कितनी दी हुई है आपको 1/3 रिस्पेक्टिवली था, यानी पहली ए की है। देन प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व प्रॉब्लम। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कितना दिया हुआ है 1/4। Then probability that C can solve the problem, C प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ C है 1/5, ठीक है। अब A B C तीनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, 1 माइनस P ऑफ A। सो 1 माइनस 1/3, आंसर इज 2/3। कैसे मिला, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 2/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस पी ऑफ बी, सो 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, 4 1 जा 4 माइनस 1 मतलब 3, तो आंसर मिला 3/4। 4 1 4 ओछा 1 એટલે 3। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, उसका लिखेंगे हम 1 माइनस पी ऑफ सी, तो 1 माइनस 1/5, आंसर इज 5 एलसीएम, 5 इंटू 1 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 गुणिया 1 5 ओछा 1 એટલે 4, 4/5। अब सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट नॉन कैन सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये हम लिखेंगे P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश। मैंने बोला था नए फॉर्मूले आएंगे, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश, तो आंसर 2/3 मल्टीप्लाइड 3/4 मल्टीप्लाइड 4/5। अब क्या हुआ, ये 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर मिला मुझे 2/5। अब दूसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी दैट, क्या दिया है देखो, आपको फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन कैन
सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? अब ए बी सी तीन बंदे, उनको मैंने एक सम करने को दिया, सम सॉल्व कब होगा? जब ए ने कर दिया या बी ने कर दिया या सी ने कर दिया, किसी एक ने भी कर दिया कम से कम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, देख लो सॉल्व है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये दोनों फॉर्मूला नए आए, देख लेना, तीन इवेंट्स है इसलिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का वैल्यू 2/5 था। 1 माइनस 2/5, 5 LCM, 5 into 1 5 minus 2 3, so answer is 3/5। पता चल गया? एग्जाम्पल नंबर 12। चलो होमवर्क बता रहा हूं, अब देख लेना। आज के अंदर, आज के लेक्चर टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 के अंदर से होमवर्क में आपको क्या क्या करना है, टेम्पलेट के अंदर देख लेना। टाइप 3 के अंदर से आप होमवर्क में करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 तो मैंने करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। अब ये एग्जाम्पल 4 है, उसमें देख लो, अ पर्सन इज नॉन टू हिट अ टारगेट इन 3 out of 4 शॉट्स। 4 में से 3 बार वो टारगेट को हिट करता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 4th एग्जाम्पल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना पड़ेगा 3/4। इसी तरह से अनदर पर्सन इज नॉट टू हिट इट इन 2 out of 3, 2 out of 3, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको लिखना पड़ेगा 2 out of 3, 2/3। ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से 40 मार्क्स आए, ऐसा इतने कम नहीं आएंगे यार, मैं बता रहा हूं सिर्फ 100 में से 40 मार्क्स आए तो टीचर ऐसा लिख के देता है, 40 ऊपर लिखता है और 100 नीचे लिखता है ना। इसी तरह से ये भी है, समझ गए? इसी तरह से ये भी है 2/3, समझे? तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ लाओ, मैंने नंबर गलत कर दिया है, यहाँ लिखना था एग्जाम्पल नंबर 7, 12 लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 7, 12 तो है ही नहीं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7 था, देखना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क में करना है, 6 करा दिया, 7 करा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में करना है, और फिर एग्जाम्पल नंबर 9 भी होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5, 8, 9 ये 5 सम्स होमवर्क में, ठीक है। ओके, 4 सम मैंने यहाँ कराए, 4 सम यहाँ कराए और दूसरे 5 सम होमवर्क में दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, बाय एवरीवन।